Class 9 Beehive Chapter 7 Reach for the Top Part 1। हेलो एवरीवन, बीहाइव का जो 7 चैप्टर है रीच फॉर द टॉप, ये दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसका जो पहला पार्ट है वो संतोष यादव के बारे में है, जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला है। ठीक है, 2 बार चढ़ी है ये। तो उनकी लाइफ में क्या क्या हुआ, वो कैसे उन्होंने एक टॉप पे जाने का जो पूरा रास्ता था अपना, ठीक है, जो सफर था वो कैसे तय करा, ये उसके बारे में है। तो जब ये आर्टिकल लिखा गया था तब संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली दुनिया की एकमात्र महिला थी। उनका जन्म ऐसे समाज में हुआ था जो लड़की के बजाय लड़का पैदा करने के पक्ष में था। मतलब उस टाइम पे एक ऐसा मतलब थिंकिंग बनी हुई थी लोगों की कि लड़की के बजाय लड़का पैदा करना उनको ज्यादा खुशी देता था। हालांकि वो लड़की के जन्म को दुर्भाग्यपूर्ण नहीं मानते थे, लेकिन इसका जश्न भी नहीं मनाया जाता था। अब जैसे कि लड़की हो भी जाती थी, है ना, तो ऐसा नहीं है कि वो उसको बुरा मानते थे, लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि वो लड़की पैदा होने का जश्न भी नहीं मनाते थे, मतलब उनको इतनी खुशी भी नहीं होती थी। ठीक है, जब संतोष का जन्म होने वाला था तो उनकी माँ एक पुत्र चाहती थी। एक संत ने, एक होली मैन ने उन्हें एक आशीर्वाद दिया कि वो एक पुत्र को जन्म देंगी। उनकी माँ के पहले से ही 5 बेटे थे, लेकिन फिर भी वो इस बार भी बेटे को ही जन्म देना चाहती थी। इसीलिए संत को संतोष की दादी ने कहा कि उन्हें बेटा नहीं चाहिए। अब हुआ क्या था, जब वो संत ने आशीर्वाद दिया था ना, तो उनकी जो दादी थी संतोष यादव की, वो चाहती थी कि लड़का ना हो इस बार। ठीक है, तो ये सुनकर संत हैरान रह गया और उन्होंने उसे आशीर्वाद भी दे दिया, और संतोष के जन्म के साथ ही वो आशीर्वाद हकीकत में भी बदल गया। क्योंकि शायद ये पहली बार था कि किसी ने मतलब विश ऐसी करी थी, ऐसी इच्छा जताई थी कि लड़का नहीं चाहिए। ठीक है, वो घर में सबसे छोटी थी, 5 भाइयों की बहन थी। संतोष का जन्म हरियाणा के रेवाड़ी जिले के जोनियावास नामक गांव में हुआ था। हालांकि संतोष के नाम का जो मीनिंग था वो क्या है, संतोष यानी सेटिस्फेक्शन, लेकिन वो जीवन के पारंपरिक तरीके से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थी। छोटी उम्र से ही उन्होंने अपनी शर्तों पर जिंदगी जीना शुरू कर दिया था। जबकि बाकी लड़कियां सलवार कमीज जैसी जो पारंपरिक भारतीय पोशाक जो थी वो पहनती थी, लेकिन संतोष क्या पहनती थी, शॉर्ट्स पहनना पसंद करती थी। संतोष को याद है कि वो बचपन से ही उन्होंने ठान लिया था कि उन्हें जो सही लगता है उसी अनुसार वो अपनी जिंदगी को जिएंगी। अगर वे उस रास्ते पर सही होती तो दूसरों को अपना रास्ता बदलना पड़ता, ना कि उन्हें। संतोष के माता पिता के पास जमीन थी, वो मतलब अच्छा खासा पैसा भी था उनके पास। वो अपने बच्चों को दिल्ली के स्कूलों में पढ़ने के लिए भी पैसे खर्च कर सकते थे, जो उनके गांव के ही पास था। लेकिन फिर भी रीति रिवाजों के कारण उन्होंने संतोष को गांव के एक स्कूल में भेजने का फैसला किया। संतोष ने फैसला किया कि सही समय आने पर उसे अपना रास्ता चुनना होगा। 16 साल की उम्र में, क्योंकि उनके गांव की ज्यादातर लड़कियों की शादी हो गई थी, इसलिए उनके माता पिता ने भी उन पर दबाव डालना शुरू कर दिया था। शादी करना उनके मन में कभी भी नहीं था। वो शादी से पहले एक अच्छी एजुकेशन लेना चाहती थी। संतोष ने घर छोड़ दिया और दिल्ली के एक स्कूल में दाखिला ले लिया। उसके माता पिता ने उसकी पढ़ाई के लिए पैसे देने से भी मना कर दिया, और उसने धीरे से जवाब दिया कि वो अंशकालिक यानी पार्ट टाइम काम करके अपनी पढ़ाई का खर्च खुद उठाएगी। उसके इस संकल्प को देखकर माता पिता ने अपना रुख जो था वो नरम किया, और उसकी शिक्षा के लिए पैसे देने को वो लोग तैयार हो गए। संतोष मतलब कैपेबल बनना चाहती थी, इंडिपेंडेंट बनना चाहती थी, और उसके पिता ने उसकी इच्छा को स्वीकार कर लिया था। मतलब वो राजी हो गए थे उसे पढ़ाने के मामले में। हाई स्कूल पास करने के बाद वो जयपुर के महारानी कॉलेज में शामिल हो गई और कस्तूरबा छात्रावास में रहने लगी। हॉस्टल के पास ही अरावली की पहाड़ियां थी। अक्सर वो ग्रामीणों को, मतलब जो गांव के लोग थे, उनको पहाड़ियों पर चढ़ते हुए और उसके पीछे गायब होते देखा करती थी। वो ये जानने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहती थी, मतलब उत्सुक रहती थी कि पहाड़ियों के उस पार ऐसा क्या है। और एक दिन उसने इसका पता लगाने का भी फैसला कर लिया। संतोष को कुछ पर्वतारोही यानी कि जो माउंटेनियर्स थे वो मिले, जिन्होंने उन्हें अपने पर्वतारोहण अभियान में शामिल होने की अनुमति दे दी।
तभी से संतोष धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए एक अच्छी पर्वतारोही बन गई। ठीक है, वो काफी यंग भी थी उस टाइम पे। तो उन्होंने उत्तरकाशी में नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में एडमिशन लेने का, मतलब वहां पे पढ़ने का फैसला करा, और इसके एडमिशन के लिए वो पैसे भी बचाने लगी, क्योंकि उसके कॉलेज सेमेस्टर की समाप्ति में देरी हो गई थी और उसके पास नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में रिपोर्ट करने से पहले घर जाने का भी टाइम नहीं था। वो सीधे उस उसके इंस्टीट्यूट में गई और अपने माता पिता को माफी का पत्र लिखा, क्योंकि उसने उनकी अनुमति परमिशन के बिना ही उस पाठ्यक्रम में दाखिला ले लिया था। मतलब ऐसा था कि उन्हें सामने से ही अपॉर्चुनिटी मिली थी। ठीक है, उनका इंटरेस्ट बढ़ता गया उस चीज में। तो वो किसी भी मतलब जरा सी भी चीज के लिए, मतलब वो उस अपॉर्चुनिटी को ना ग्रैब कर लेना चाहती थी, मतलब छोड़ना नहीं चाहती थी उसको। संतोष हर साल एक अभियान पर, एक एक्सपीडिशन पर जाती थी और धीरे धीरे अपने कौशल में उन्होंने काफी ज्यादा सुधार किया। ठीक है, मतलब वो प्रैक्टिस करती रहती थी। उसने ठंडे मौसम और ऊंचाई के प्रति अपने अंदर शक्ति विकसित कर ली। मतलब क्या होता है कि बच्चों, जब हम माउंटेनियरिंग करते हैं ना, तो ऑब्वियसली बात है कि हमें चढ़ाई करनी होती है ना, हमें काफी ज्यादा हाइट पे जाना होता है, तो इसके लिए हमारी बॉडी में ना एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो उस ठंडी को पूरी तरीके से मैनेज करने के लिए, है ना, एक तो जैसे जैसे ऊपर जाते जाओ तो ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना, हमारे जो बॉडी है, जो पैर है, वो थोड़े अकड़ भी जाते हैं। तो वो जो पूरी शक्ति थी ना, वो विक्स अपने अंदर उन्होंने, मतलब क्या करे, स्टेमिना अपना अच्छे से बनाया। संतोष में शारीरिक, मानसिक शक्ति और दृढ़ इच्छा शक्ति के गुण थे, और इन्हीं कैपेबिलिटीज के चलते उन्होंने खुद को बार बार साबित भी किया। उनकी कड़ी मेहनत और ईमानदारी की जो एक मिसाल थी, वो 1992 में हुई। ठीक 4 साल बाद जब उन्होंने अरावली पर्वतारोहियों से शम से पूछा कि क्या वो उनके साथ शामिल हो सकती है, तो सीधी सी बात है, 20 साल की उम्र में संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की, और वो जो एक मुकाम था वो हासिल करने वाली वो दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला बन गई। अब संतोष के जो सीनियर्स थे, वो उसकी जो शारीरिक, मानसिक और इच्छा शक्ति से ना काफी ज्यादा वाकिफ थे। अभियानों पर उसके साथियों ने क्या पाया कि वो दूसरों के लिए चिंता करती रहती थी और एक टीम के रूप में काम करने को इच्छुक थी। मतलब वो एक टीम जो अब ऐसा तो नहीं है ना कि अकेला ही बंदा जाता है, पूरी टीम जाती है, तो वो टीम के सारे लोगों को ही एकजुट होकर के आगे बढ़ती थी। अब उनकी ये जो खूबी थी ना कि सब लोगों को साथ मिलकर ले जा मतलब सब लोगों को मिलकर काम करने की जो उनकी इच्छा थी ना, वो उसी साथी, उसके जो साथी क्लाइंबर्स थे, जो फेलो क्लाइंबर्स थे, उनके दिलों में उन्होंने अच्छी जगह बना ली थी। 1992 के एवरेस्ट मिशन के दौरान संतोष यादव ने एक क्लाइंबर की काफी अच्छी देखभाल करी, जो साउथ कर्नल पर मर रहा था। वो क्या हो गया था कि उसे बचाने में, मतलब वो असफल रही थी, अनसक्सेसफुल रही। लेकिन एक दूसरे पर्वतारोही मोहन सिंह को बचाने में वो कामयाब रही, जिसका भी वही हश्र हो सकता था अगर वो उसके साथ अपना जो ऑक्सीजन है वो शेयर नहीं करती तो। अगले साल के अंदर ही अंदर वो इंडो नेपाली पर्वतारोही महिलाओं के एक समूह में शामिल हो गई। फिर वो दूसरी बार शिखर पर चढ़ी और 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली एकमात्र महिला बन गई। संतोष ने पर्वतारोहण के ऐतिहासिक रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराकर भारत को काफी ज्यादा प्राउड किया, है ना, प्राउड फील कराया। भारत सरकार ने उनकी उपलब्धि का सम्मान उन्हें पद्मश्री पुरस्कार देकर किया। संतोष को अपनी जो भावनाएं हैं, जो फीलिंग्स है, जो एक्सपीरियंस है, जो भी उन्होंने देखा, वो सब याद आती है जब वो सचमुच दुनिया के टॉप पर थी। उसे ऐसा मतलब महसूस करने में काफी ज्यादा टाइम लगा कि उसने कुछ बड़ा खुद अपने बलबूते पे हासिल किया है। उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर भारतीय झंडा फहराया। वो इस महान एहसास को शब्दों में बयां भी नहीं कर सकती। उन्हें भारतीय होने पर गर्व महसूस हुआ, क्योंकि वो पर्यावरण के संरक्षण में उन्होंने एक चीज और करी कि
उसमें एक तो पर्यावरण के संरक्षण में वो विश्वास करती थी, ठीक है। इसीलिए उन्होंने हिमालय से 500 किलोग्राम कचरा लाकर अपना उसमें योगदान दिया। सो क्लास ये था इस चैप्टर का पार्ट 1 संतोष यादव के बारे में, जिसमें आपने उनके बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, उनकी सक्सेस के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से उन्होंने टॉप पर जाने का जो अपना रास्ता था वो किस तरीके से पूरा करा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।